स्टार्ट। आज हम बात करने जा रहे हैं चैप्टर की, दैट इज एनर्जी, या हिंदी में कह लीजिए इसको तो ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा लगभग हर एक क्लास में चैप्टर है और एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है ऊर्जा का। ऊर्जा एक शब्द है जिसका हम दैनिक जीवन में प्रतिदिन यूज करते हैं, चाहे हमने फिजिक्स में ऊर्जा शब्द पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। हम किसी भी विषय के विद्यार्थी रहे हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ आवर बैकग्राउंड, हम किसी भी क्षेत्र से पढ़े हो, ऊर्जा की बात करते हैं कि इस कार्य को करने के लिए हमारे पास ऊर्जा नहीं है। या दैनिक जीवन में हम कहते हैं यार एनर्जी नहीं है अभी काम करने की, यार मैं नहीं जाऊंगा अभी यहाँ पे। तो हम एनर्जी की बात रोज करते हैं, एनर्जी नहीं है या इस काम करने के लिए बहुत ऊर्जा की जरूरत है। या यदि हम योग की या अध्यात्म की बात करिए तो लोग कहते हैं ऊर्जावान बनिए। तो ऊर्जा एक शब्द है जो किसी न किसी रूप में हर एक भाषा में और हर एक व्यक्ति के द्वारा यूज होता है। लेकिन यदि हम फिजिक्स में ऊर्जा की डेफिनेशन की बात करें, ऊर्जा के परिभाषा की बात करें, तो ऊर्जा है क्या? तो जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था कि किसी भी कार्य में हमें जब कार्य करने को कहा जाता है या हम किसी को कार्य करने को कहते हैं या किसी समूह या ग्रुप को कार्य करने को कहा जाता है तो हम ऊर्जा शब्द का प्रयोग करते हैं। या हमको कोई कहता है तो हम कहते हैं यार एनर्जी नहीं बची, काम नहीं करेंगे। यानी ऊर्जा जो है कहीं ना कहीं कार्य करने से रिलेटेड है, इतना तो कंफर्म। तो अब कार्य करने से रिलेटेड है तो यानी कि यदि ऊर्जा है तो हम कोई काम कर पाएंगे, ऊर्जा नहीं है तो काम हम नहीं कर पाएंगे। यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक किसी चीज की जरूरत होती है, उसी को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि एनर्जी इज द स्ट्रेंथ टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी। किसी कार्य को, किसी शारीरिक कार्य को करने के लिए जिसकी आवश्यकता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं। तो एनर्जी इज ए स्ट्रेंथ टू डू एनी फिजिकल एक्टिविटी। और भाषा में और सिंपल यदि हम जाए तो सीधी सी बात है कि हिंदी में हम बात करें तो कहते हैं कि किसी कार्य करने के लिए जिस चीज की आवश्यकता होती है उसको हम ऊर्जा कहते हैं, या ऊर्जा वह चीज है जिसकी वजह से हम कोई कार्य कर सकते हैं। इंग्लिश में बात करेंगे तो कह सकते हैं कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी चीज के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। तो सिंपल वर्ड में हमारे एनर्जी की डेफिनेशन ये निकल के आई कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। विदाउट एनर्जी वी कैन परफॉर्म एनी वर्क। ऊर्जा के बिना हम किसी कार्य को संपादित नहीं कर सकते, किसी कार्य को कर नहीं सकते। ये बात होगी ऊर्जा की। अब ऊर्जा से रिलेटेड हुई क्या क्या चीजें हुई है? ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का प्रकार है, ऊर्जा के अलग अलग रूप है। ये दो तीन चीजें हैं। और ऊर्जा की बात शुरू करते ही हमने कहा कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। यानी कि कार्य और ऊर्जा आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा और बहुत साधारण शब्दों में यदि हम बात करें तो वर्क एंड एनर्जी आर not only related to each other but these are actually the same thing। दोनों एक ही हैं। कार्य ही ऊर्जा है और ऊर्जा ही कार्य है। कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत होती है और कार्य करने से ऊर्जा खत्म होती है। ऊर्जा है तो कार्य होगा और ऊर्जा नहीं है तो कार्य नहीं होगा। कार्य करेंगे तो ऊर्जा मिलेगी और ऊर्जा लगेगी तो कार्य होगा, खत्म हुआ। यानी कि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही चीजें हैं। एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप कह दिए तो कहते हैं गंगाधरी शक्तिमान है। तो कार्य और ऊर्जा दोनों एक सेम चीज है। यानी कि वर्क इज डायरेक्टली एनर्जी। यानी कि ऊर्जा कार्य है और कार्य ऊर्जा है। अब एक बात ये समझते हैं कि कार्य, अब यहां पे मैंने आपको ये सिंपल से शब्दों में बता दिया कि कार्य को ही ऊर्जा कह सकते हैं या ऊर्जा को ही कार्य। किसी चीज में कार्य करने से उसमें ऊर्जा आती है। ये बिहेवियरल लैंग्वेज में भी परफेक्ट है और फिजिक्स भी यही कहती है, भौतिक विज्ञान में भी यही कहा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए इफ एनी वर्क इज रिक्वायर्ड, तो आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी? आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और दूसरी चीज, यदि आप कोई कार्य करते हैं तो खर्च क्या होगी?
एनर्जी ही खर्च होगी, यानी कि ये चेन पूरी बनती है और ये एक पूरी चेन बनती है। अब ये बात करते हैं कि ऊर्जा कितने तरह की होती है। ऊर्जा का एक सिंपल फॉर्म में हम कह सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा होती क्या है? किसी यंत्र की जो ऊर्जा होती है उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, और यंत्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मशीन बोलते हैं। तो द एनर्जी ऑफ एनी मशीन इज मैकेनिकल एनर्जी। द एनर्जी ऑफ एनी मशीन इज मैकेनिकल एनर्जी। और मशीन क्या है? कोई भी चीज जो हमारा काम आसान कर दे वो मशीन है। एनीथिंग दैट reduce our effort in time. Anything that reduce our effort in time is machine, and the energy in a machine is mechanical energy. तो मैकेनिकल एनर्जी का मतलब किसी भी यंत्र की ऊर्जा। अब किसी भी यंत्र की ऊर्जा कितने तरह की हो सकती है वो बात कर रहे हैं, या एनर्जी कितने टाइप की होती है, बेसिकली ये हम बात कर रहे हैं एनर्जी के प्रकार की। तो एनर्जी के प्रकार होते हैं दो। एनर्जी का प्रकार होता है आपकी, पहली होती है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी। स्थितिज ऊर्जा इंग्लिश में बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पीई। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। अब हम पहले बात कर रहे हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जैसा कि नाम बता रहा है, द नेम सजेस्ट, गतिज ऊर्जा यानी कि किसी भी वस्तु में, किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी चीज में यदि ऊर्जा है तो कई कारणों से हो सकती है। अब किसी वस्तु में उसकी गति के कारण ऊर्जा है तो उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा। जैसे कि यदि कोई क्रिकेट की बॉल है और वो किसी को आके लगती है, जब बैट्समैन उस बॉल को हिट करता है और आगे किसी फील्डर को या किसी को भी लग जाए तो उसको चोट लगती है। चोट इसलिए लगी कि उस बॉल में ऊर्जा थी, और ऊर्जा आई कहां से? वो ऊर्जा उसके पास है उसके गति के कारण, क्योंकि वो एक तेज गति में चल रही थी। सिंपली यदि गोली निकलती है किसी भी आर्म से तो उस गोली में बहुत तेज ऊर्जा होती है, बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। वो ऊर्जा उसके पास कहां से आती है? गति के कारण आती है। या किसी शीशे की दीवार है और हम उस पर पत्थर फेंकते हैं नीचे से, और जो उस दीवार पे जाके वो पत्थर टकराता है तो शीशा टूट जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि पत्थर में ऊर्जा थी और वो ऊर्जा उस शीशे में ट्रांसफर हुई जिससे कि वो टूट गया। तो वो ऊर्जा उस पत्थर में कहां से? उसके गति के कारण। तो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा है उसको हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा, या यदि इंग्लिश की बात करें तो एनर्जी ड्यू टू मोशन। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ड्यू टू मोशन। ड्यू टू मोशन, गति के कारण जो ऊर्जा हो गई वो आपकी हो गई गतिज ऊर्जा। इंग्लिश में बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक का मतलब होता है गति। अब गतिज ऊर्जा के कई सारे एग्जाम्पल हमने देख लिए। जैसे हवा है, हवा में गति होती है, उसके कारण जो उसमें एनर्जी होगी वो गतिज ऊर्जा होगी। पानी यदि फ्लो कर रहा है, वाटर यदि फ्लो कर रहा है, पानी बह रहा है, उसके कारण जो उसमें एनर्जी होगी वो आपकी गतिज ऊर्जा होगी। इस तरीके से किसी भी चीज की हम बात करें, यदि गाड़ी चल रही है, बाइक चल रही है, कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, तो उसके गति के कारण जो एनर्जी है उसमें वो होगी उसकी गतिज ऊर्जा। तो ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड गतिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इसका नाम हमको बता रहा है। इसके पहले तीन शब्द यदि हम पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है? स्थिति। यहां तक पढ़ेंगे तो ये लिखा है स्थिति, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे पोजीशन। तो स्थितिज ऊर्जा की जो परिभाषा निकल के आती है वो ये है, किसी वस्तु की किसी विशेष स्थिति के कारण जो उसमें ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी इन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब किसी वस्तु की विशेष स्थिति का उसमें एनर्जी होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जैसे कि कोई स्प्रिंग है और हमने स्प्रिंग लिया हुआ है और उस स्प्रिंग को हमने दोनों तरफ से ऐसे कस के पकड़ के दबाया हुआ है।
अब जैसे वो उस स्प्रिंग को हमने दबाया हुआ है और जब हम हाथों से हटा के उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग बहुत तेज फैलता है और कहीं दूर जाके गिरता है। वो दूर जाके इसलिए गिरा क्योंकि उसके पास एनर्जी थी और वो एनर्जी के कारण वो मोशन में आता है, एनर्जी लूज करता है, मोशन में आता है। तो उसके पास वो एनर्जी थी क्यों? ऐसे नॉर्मल कोई स्प्रिंग है, उसको छोड़ने पे वो नहीं दूर जाके गिरता है। लेकिन यदि हमने उसको प्रेस किया दोनों तरफ से, तो जब प्रेस किया तो उसकी स्थिति में चेंज हुआ, स्प्रिंग दबा हुआ है और उसके उस स्थिति का उसमें एक एनर्जी स्टोर हुई है और वो हो गई उसकी स्थिति ऊर्जा। उसी तरीके से कोई बॉल है, फुटबॉल या कोई भी चीज है, उसको हम हाथ से या पैर से नीचे की तरफ दबाए हुए, कोई भी चीज है यार, तो उसमें भी उस समय एक एनर्जी है जो हो गई स्थिति ऊर्जा। या हम बात करें रबर है कोई हमारे पास और उसको रबर को हमने सिंपल सा रबर उसको खींचा अपनी तरफ, पूरे ऐसे हमने खींच के रखा हुआ है रबर को। अब रबर को जैसे खींच कर हम छोड़ते हैं तो वो बहुत तेज आता है और किसी को चोट लगती है। यानी कि उस रबर में उस समय एनर्जी है और वो एनर्जी किस लिए है? क्योंकि उसकी एक स्पेशल स्थिति, नॉर्मल पोजीशन नहीं है, हमने उसको खींच के अपनी तरफ प्रेस करके बल से खींचा हुआ है, तो इसके कारण उसमें जो एनर्जी स्टोर हुई होगी स्थिति जो है। तो किसी भी चीज की स्थिति कारण, या हमने इसको, इसकी एक नॉर्मल स्थिति है, हमने इसको यहां से उठा के यहां रखा हुआ है दिस पोजीशन पे, तो इसकी स्थिति में हमने चेंज किया है। अब जैसे इसको छोड़ेंगे अभी जाके नीचे गिरेगा, तो इसकी स्थिति में क्या हो रही है? चेंज हुई। और इस स्थिति में इसके चेंज होने के कारण या इसकी स्पेसिफिक पोजीशन होने के कारण इसमें एक एनर्जी स्टोर है और वो एनर्जी जो है वो स्थिति ऊर्जा हो गई। ये होगी ऊर्जा के प्रकार। अब ऊर्जा के जो फॉर्म की बात करें कि ऊर्जा कितने फॉर्म में होती है, तो ऊर्जा के फॉर्म्स बहुत सारे हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, विंड एनर्जी, वायु ऊर्जा, सोलर एनर्जी, सूर्य ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इस तरीके से बहुत सारे प्रकार हैं ऊर्जा के। अब बात करने की काइनेटिक एनर्जी का क्या डेफिनेशन, कैसे इसके मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल होता है। अब काइनेटिक एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ लिया, अब इसके फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू कार्य बराबर बल गुणे त्वरण, F इंटू एस। कार्य बराबर होता है F इंटू एस, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। और दूसरी चीज आप बताइए, F इक्वल टू क्या होता है? M A। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। किसी भी वस्तु, कोई भी द्रव्यमान है, कोई भी वस्तु है F जिसका द्रव्यमान है M, उस पे यदि हम F अमाउंट का बल लगाते हैं तो उसमें जो त्वरण होता है वो A के बराबर होता है। यानी किसी भी वस्तु में बल लगाने से उसके वेग में परिवर्तन होता है और वेग में परिवर्तन को हम त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन यदि हुआ A और उस वस्तु का द्रव्यमान है M, तो उसके लिए बल की जरूरत पड़ेगी F, तो F इक्वल टू M है। अब W मतलब कार्य, F मतलब बल और S मतलब डिस्टेंस। किसी भी वस्तु पे बल लगाने से उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस पे किया गया कार्य होगा W। तो W बराबर होगा कार्य बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये दो चीजें होगी हमारे। अब हमको पता है इक्वेशन ऑफ मोशन, तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, जिसमें जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। u मतलब की इनिशियल वेलोसिटी, v मतलब फाइनल वेलोसिटी, s का मतलब डिस्टेंस और a का मतलब एक्सेलरेशन या त्वरण। किसी भी वस्तु की प्रारंभिक वेग u है, उसका त्वरण a है, उसने जो डिस्टेंस चली, जो दूरी चली वो s है और उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो है f। सिंपल सा है, कोई भी वस्तु यहां पे है, उसकी वेग मान लीजिए कि यहां पे u है। अब u है तो यहां से जब वो चलना शुरू करेगा, जब वो नीचे आएगा तो उसका वेग बढ़ रहा है, यहां से ऊपर से नीचे जाने तक वेग बढ़ता है और नीचे से ऊपर जाने की तो इसका वेग बढ़ता है। तो यदि हम बात ऊपर से नीचे करें तो यहाँ पे उसका वेग u है और नीचे आने पे जब यहाँ पे उसकी फाइनल वेलोसिटी v है, तो ये u हुआ, ये v हुआ। और इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? इतनी,
यहां से यहां तक की, ये डिस्टेंस ट्रेवल की, और मान लीजिए यहां से यहां तक जो इसका एक्सेलरेशन हुआ ये का हुआ। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये कहता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? अब आगे देखिए, यहां से w इक्वल टू f इंटू एस। f इक्वल टू क्या होता है? ma। तो यहां पे लिख सकते हैं w इक्वल टू f की जगह पे m a इंटू एस। अब यहां से देखिए, सेकेंड इक्वेशन हम मेथड से क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यदि इस u को हम इधर लाएं तो यहां पे हो जाएगा 2as इक्वल टू v स्क्वायर, और इस u को इधर लाएं, इसको बोलते हैं पक्षांतर करना, तो यहां पे माइनस हो जाता है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या a इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा ये 2s इधर चला जाएगा, तो यहां पे ये मल्टीप्लाई में जब इक्वल साइन उधर जाता है तो ये डिवाइड में हो जाता है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s ये हुआ। तो यहां से फ्रॉम f इक्वल टू ma, और यहां से a इक्वल टू हुआ v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2s। यदि इस इक्वेशन को हम ला के इसमें रख दें तो क्या होता है, यानी कि हो जाएगा, या s इक्वल टू करिए, इसको यदि उल्टा करिए तो s इक्वल टू कितना हो जाएगा, s इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, ये हो गया। तो यहां पे देखिए m a इंटू एस की वैल्यू कितनी आई, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, a से a आपका कट जाएगा, तो ये हुआ आपका v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, और यहां पे आपका हुआ m। तो w इक्वल टू हो गया आपका, इसको हाफ इधर ले लिए बाहर, तो ये हुआ w इक्वल टू हाफ m, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये हो गया w इक्वल टू हाफ m इंटू v स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। और कार्य है क्या, अभी हमने बताया कार्य ही ऊर्जा है, और ये ऊर्जा कब आया, ये कार्य W कार्य करने से उसमें ऊर्जा आया, तो यानी कि इसको हम काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं। तो आपका ये हो जाए काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि यदि कोई भी वस्तु मान लीजिए कि रेस्ट में है, यहां पे है, सिंपल से समझिएगा, इसको जरा ध्यान से, कोई भी वस्तु यहां पे रखी हुई है, अभी ये रेस्ट में, इसकी वेलोसिटी 0 है, कोई भी कुछ भी चीज है, अभी मान लीजिए कि हम इस पे क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं, इस पे हमने क्या किया, इस पे हम क्या कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। अब बल लगाने से इसमें क्या होगा, कार्य होगा, बल लगाने से क्या होता है, कार्य होता है, तो बल लगाने से इस पे कार्य होगा, और इस कार्य के होने से इस पे क्या हो रही है, इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, कार्य होने से इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे जब इस पे हम कार्य कर रहे हैं तो इसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो अब हो क्या रहा है, v यानी कि हमने किसी भी वस्तु पे यदि बल लगाया और बल लगाने से उसमें क्या हुआ, कार्य हुआ, कार्य करने से उसकी गति बढ़ी, उसमें गति आई, और गति होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा बोलते हैं। यानी कि कार्य करने से उसमें ऊर्जा आई, तो कार्य करने से उसमें ऊर्जा कौन सी, गतिज ऊर्जा। तो जितना हमने कार्य किया वही कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाता है। तो किसी भी वस्तु पे जब हम कार्य करते हैं तो उस कार्य करने से उसके वेलोसिटी में चेंज होता है, और इस वेलोसिटी में चेंज की वजह से वेलोसिटी आ गई उसके पास, क्या वेलोसिटी चेंज हुई, यदि 0 पे है तो वेलोसिटी आई, और वेलोसिटी कम थी तो वेलोसिटी बढ़ी, तो उसमें गति के कारण जो ऊर्जा हुई वो कौन सी हुई, गतिज ऊर्जा। तो कार्य और ये उसकी गतिज ऊर्जा दोनों आपस में एक दूसरे के बराबर होती हैं। वही कार्य हमने बताया कि यदि कोई भी वस्तु थी उस पर हमने कार्य किया तो W इक्वल टू होता है F इंटू एस, और F इक्वल टू होता है ma, तो यहां पे F इक्वल टू हो गया ma। अब गति का दूसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यहां से हमने s की वैल्यू निकाली तो वो हमको मिल गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a। अब इस s की वैल्यू को यहां से और इस f की वैल्यू को यहां से दोनों को हमने रख दिया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
यहां से हो गया एम ए, और एस की वैल्यू हो गई थी हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। ए से ये कैंसिल हो गया, तो आपका ये डब्ल्यू इक्वल टू हो गया हाफ एम, और ये हो गया आपका वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब उसमें ये कार्य करने से क्या है, उसके अंदर एनर्जी आएगी, तो इसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, जहां पे यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी। यू इसको प्रारंभिक ऊर्जा गति है और वी इसकी फाइनल गति है। अब मान लीजिए कि कोई भी वस्तु रेस्ट में है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी। किसी भी चीज की इनिशियल वेलोसिटी जो थी 0 थी। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एट सपोज यदि आप मान लीजिए कि यू की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, तो ये हो गया हाफ एम वी स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर, और 0 के स्क्वायर 0 होगा, तो ये होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो गया हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर यू इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड वी इज द फाइनल वेलोसिटी। अब यदि उस वस्तु की प्रारंभिक गति 0 थी, तो उसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इफ यू इज 0, देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एंड द यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी इज जूल। किसी भी ऊर्जा की मात्रक जो होता है वो जूल होता है। अब हम बात करेंगे पीई, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी की। इसको पोटेंशियल एनर्जी कहिए या स्थितिज ऊर्जा कहिए। हम बता चुके हैं कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, किसी वस्तु की विशेष स्थिति का, उसकी स्थिति क्या है, कुछ भी हो सकती है, उस स्थिति का यदि उसमें कोई एनर्जी स्टोर है तो हो गई पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पी का फॉर्मूला होता है एम जी एच। मान लीजिए कि यहां पे कोई वस्तु है, ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस पे वस्तु है, और इसको यहां से यहां ले गया एच डिस्टेंस, यानी कि इसको अर्थ से एच डिस्टेंस तक ले जाने में कार्य किया क्या, किसी भी चीज को अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल से हर एक वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ क्या करती है, खींचती। तो इसीलिए यदि यहां पे की चीज कोई अर्थ पे रखी गई है, तो इसको यहां से यहां तक ले जाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। कार्य क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है, और जब इसको अर्थ अपनी तरफ खींच रही है तो हमको अर्थ के बल के विपरीत दिशा में ले जाने के लिए कार्य करना पड़ेगा। और इस कार्य करने से इस वस्तु में एक ऊर्जा स्टोर हुई, और वो ऊर्जा जो इसमें अंदर स्टोर हो गई वो इसके पास यहां तक पहुंचते पहुंचते स्थितिज ऊर्जा के फॉर्म में स्टोर हो गई। इसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। तो यदि h डिस्टेंस थी और इसका मास m था, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा जो स्टोर होगी mgh, जहां पे g जो है, g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। यदि h हाइट तक किसी चीज को अर्थ के ऊपर ले गया गया, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर हो गई वो भी mgh, यहाँ पे h हाइट हो गई, m मास हो गया, g मतलब गुरुत्वीय त्वरण या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक छोटा सा सवाल है, इसके भी मात्रक जूल होती है, कि किसी वस्तु में टोटल ऊर्जा को हम बोल सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा। तो यांत्रिक ऊर्जा यानी कि मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमेशा किसी भी वस्तु में जो ऊर्जा होती है टोटल, उसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से हम ये जानते हैं कि किसी वस्तु की टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट होती है, वो नहीं बदलती है। इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम किसी चीज के लिए हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। यानी कि किसी वस्तु में अब ऊर्जा हो कौन कौन सी सकती है, ये सवाल है। तो किसी वस्तु में केवल गतिज ऊर्जा भी हो सकती है, किसी विशेष
पोजीशन में केवल स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है और गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों ही हो सकती है, लेकिन हमेशा इन दोनों ऊर्जा का जो सम होगा, जो योग होगा, वो हमेशा बराबर होगा। यानी किसी चीज की यदि गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो उस समय उसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी, और यदि स्थितिज ऊर्जा बढ़ रही है तो गतिज ऊर्जा घटेगी, क्योंकि दोनों का सम इक्वल होना है। अब इसको बताने के पहले हम एक चीज ये बता दें आपको कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ mv²। इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है किसी चीज के मास पे और वेलोसिटी पे। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी किसी वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होती है, उसी तरीके से काइनेटिक एनर्जी उसके वेलोसिटी के भी समानुपाती होती है। लेकिन फर्क किससे पड़ेगा, यदि एग्जाम में सवाल आता है हमारे कि काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा में फर्क ज्यादा किस चीज से पड़ेगा, उसके मास से पड़ेगा कि उसके वेलोसिटी से पड़ेगा, तो हमारा उत्तर होना चाहिए कि काइनेटिक ऊर्जा में जो फर्क होगा उसकी वेलोसिटी से ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी का स्क्वायर यूज हो रहा है v। यदि यहां पे इसको दोनों को 2 मान लीजिए, ये 2 और ये 2, तो यहां पे 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो यहां पे यदि इसको 2 कर देंगे तो ये 2 दूना 4 हो गया, यदि इसको 3 कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है, 4 कर रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है। यानी कि वेलोसिटी में चेंज से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी, मास में चेंज से इफेक्ट कम पड़ेगा और वेलोसिटी में चेंज से इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा। यही कारण है कि बंदूक में जो गोली होती है उसका मास बहुत कम होता है, द्रव्यमान उसका बहुत कम होता है, लेकिन उसकी वेलोसिटी चूंकि बहुत ज्यादा होती है, इसलिए उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। यानी कि यदि किसी चीज का मास कम है, वेलोसिटी ज्यादा है, और एक दूसरी चीज है जिसका मास ज्यादा है, वेलोसिटी कम है, तो पहले वाले के काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्लियर। अब हम यहां पे बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ any object is always constant. If the kinetic energy is increasing, then potential energy will decrease, and if the potential energy will increasing, then the kinetic energy will decrease. अब बस एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट, यहां पे कोई चीज रखी हुई, ये हवा में, यहां पे देखते हैं ये हवा में, यहाँ पे कोई चिपचिट है, जैसे हम इस मार्कर को भी ले सकते हैं, किसी पत्थर को ले सकते हैं, किसी बॉल को ले सकते हैं, किसी चीज में। ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ये आपका अर्थ, ये अर्थ का सरफेस है, और अर्थ के सरफेस से यहाँ पे h हाइट पे कोई चीज रखी हो, h हाइट पे चीज रखी हो, उसका मास है, मैं तो यहाँ पे इसके पास स्थिति जो है कितनी होगी, mgh हम पढ़ चुके हैं। तो यहां पे ये वस्तु यहां से बस रखी हुई है, पकड़े हुए हम, तो इसमें कोई गति नहीं है, इसका मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी 0, क्योंकि यदि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², v मतलब वेलोसिटी, यहां पे इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है, 0 है, तो यानी कि इसकी टोटल ऊर्जा होगा हाफ m इंटू 0 का स्क्वायर, यानी कि 0। तो इस पोजीशन में इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी 0 है, और इस पोजीशन में इस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है mgh। तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, यहां पे इस ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी हुई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि 0 प्लस mgh, यानी कि mgh, यहां पे इसकी टोटल एनर्जी हो गई mgh। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को हम छोड़ते हैं, ये इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है और ये यहां पे धीरे धीरे अर्थ की तरफ आएगा। अब जब यहां पे जब ये आ रहा है तो इसकी हाइट देखिएगा, यहां पे ध्यान से देखिए, यहां पे इसकी हाइट कितनी थी, ये टोटल हाइट कितनी है, ये टोटल हाइट है h। अब जब ये ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, इधर आ रहा है ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो यहाँ पे इसकी हाइट क्या हो रही, कम हो रही है। यहाँ पे इसकी हाइट यदि आधे पे आ गया तो इसकी हाइट कितनी हो गई, h/2, हाइट कम हो गई इसकी, तो यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी,
कम हो जाएगी, और कम होगी वो कितनी होगी, ये पोटेंशियल जो जी की होगी एम जी और एच की जगह पे हो गई h/2। यानी कि जैसे इसने हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की, इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां के कंपैरिजन में आधी हो गई, क्योंकि हाइट आधी हो गई। अब इसकी आधी एनर्जी हुई क्या, ये इसकी जो आधी एनर्जी है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई यहां पे, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh/2 हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी को हो जाएगी हाफ m u²। मान लीजिए यहाँ पे इसकी वेलोसिटी u है, तो यहाँ पे इसकी हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी m u²। और फिर ये नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे आके रुक गया। जब यहाँ पे ये रुक गया तो यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है, h=0। यदि हाइट 0 है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, m पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी m g और h 0 है, यानी कि 0। यानी कि अर्थ के सरफेस पे जब आके रुक गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, क्योंकि अर्थ से उसकी हाइट 0 है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, और जिस केस में वो टच कर रहा है उस समय उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। टच करने के बाद जब रुक गया तब की बात नहीं कर रहे हैं, जब वहां पे रुक गए। यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी कम होती है, और जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। लेकिन हर केस में दोनों ही ऊर्जाओं का योग बराबर रहता है, क्योंकि ऊर्जा का संरक्षण का सिद्धांत लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। किसी भी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा कांस्टेंट रहती है। ऊर्जा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित की जा सकती है, लेकिन ऊर्जा का क्षय नहीं होता है। ऊर्जा के प्रकार की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक के कारण जो एनर्जी आ गई वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गई, हवा बह रही है उसके कारण जो एनर्जी हो गई उसको वायु एनर्जी या विंड एनर्जी कहिए, सूर्य के प्रकाश भी ऊर्जा का स्रोत है तो वो सोलर एनर्जी हो गया। न्यूक्लियस के अंदर, अणु या परमाणु के न्यूक्लियस के अंदर जो एनर्जी होती है वो न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में भी फॉर्म होते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन से एनर्जी निकलती है, न्यूक्लियर फिजन से एनर्जी निकलती है, जियोथर्मल एनर्जी होती है। इस तरह के कई सारे एनर्जी के फॉर्म होते हैं, तो ये सारी एनर्जी हो गई। फोटो इलेक्ट्रिक में एनर्जी होती है, ये सारे एनर्जी कॉन्सेप्ट हो, दोनों एनर्जी